नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। हिंदी के आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे कि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अदर स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसमें प्रश्नों के सही उत्तर को ही दिया गया है, ना कि ऑप्शन नहीं है जिससे आप भ्रमित हो। आप केवल सही और सही उत्तर को ही यहाँ पर देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर ही लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। चले पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बंगाल के अकाल पर किसने मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे? तो बंगाल के अकाल पर मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखने वाले रंगे राघव थे। प्रश्न है, बंगाल के अकाल पर लिखे रंगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुए? तो बंगाल के अकाल पर लिखे गए रंगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज विशाल भारत नामक पत्र में प्रकाशित हुए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान किसकी है? यह कृति किसकी है? तो बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो बकरी नाटक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रश्न है, बरों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया? तो बरों के प्रेरणादायक पत्र शीर्षक से संपादन करने वाले वियोगी हरि थे। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है? तो प्रेमधन ने जिस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है वह है संयोगिता स्वयंवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अगला प्रश्न है, वर्वे रामायण किसकी रचना है? तो वर्वे रामायण तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, वर्वे रामायण में कितने कांड है? तो वर्वे रामायण में 7 कांड है और तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरित मानस में भी 7 कांड है। अगला प्रश्न है, वचलनामा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? तो वचलनामा नामक उपन्यास में मिथिला क्षेत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है? तो बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क है। बांधो ना नाव इस ठाव ये उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित उपन्यास विधा है। तो यहाँ पर विधा को भी याद करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है कि प्रश्न में आपसे विधा ही पूछा जाए या लेखक के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है आपको, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाबूराव विष्णु पराकर के ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया? तो बाबूराव विष्णु पराकर हिंदी बंगवासी पत्र के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह साहित्य सरोज है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार वेणु संहार किस विधा में है? तो वेणु संहार ये नाटक विधा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है बाल बोधनी कैसी पत्रिका थी? तो बाल बोधनी ये पत्रिका जो थी वो महिला पत्रिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखित पत्रिका थी और इसमें महिलाओं से संबंधित ही बात होते थे। अगला प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार थे? तो बाल मुकुंद गुप्त ये द्विवेदी युग के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है बाले तेरे जाल बाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को, ये किसकी पंक्तियाँ है? तो ये जो पंक्तियाँ है बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है ये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियाँ संग्रहित है? तो बिखरे मोती और उन्मादिनी में सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियाँ संग्रहित है। अगला प्रश्न है बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली आलोचनात्मक पुस्तक है बिहारी की बग्भूति। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो बिहारी सतसई पर जिस ग्रंथ का प्रभाव है वह है गाथा सप्तसी। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे सभी के सभी महत्वपूर्ण है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न है बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है बुंदेली और कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा वर्ग की बोलियां है? तो बुंदेली और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोलियां है। अगला प्रश्न है बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? तो बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी जो स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी। चमक उठा 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, ये कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी थी। अगला प्रश्न है बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? तो यह उपन्यास अमृतलाल नागर का है। प्रश्न है बेढब वाराणसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम क्या है? कृष्णदेव प्रसाद गौर। इनका वास्तविक नाम है बेढब बनारसी नाम से ये विख्यात थे और इनका वास्तविक नाम है कृष्णदेव प्रसाद गौर। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो ब्रजभाषा और अवधी ये मध्य काल की काव्य भाषाएं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो ब्रजभाषा का विकास अपभ्रंश के सौर सैनी रूप में हुआ। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी ये बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इन बोलियों को रखा गया है। अगला प्रश्न है भक्तन को कहा सी करी सो काम किस कवि की पंक्ति है? तो ये अष्टछाप के प्रथम कवि कुंभन दास की कृति है और उनके द्वारा ये रचित पंक्ति भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? तो भक्ति का राम भक्ति रूप है, ये अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ भागवत है। अगला प्रश्न है भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो सूफी काव्य धारा में विवाह
के पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया है? तो प्रेम पीरक के प्रचारक कवि जायसी को माना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? तो चित्रलेखा उपन्यास जिनके लेखक भगवती चरण वर्मा है, इस उपन्यास की कथा पाप पुण्य पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? तो वर्तमान जीवन का चित्रकूट, यह तथ्य है जो ठीक है भूले बिसरे चित्र नामक उपन्यास के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया? तो इनका उपन्यास चित्रलेखा इन्हें हिंदी साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। अगला प्रश्न है, भरथरी जलमध्री पाव कवि किस साहित्य से संबद्ध है? तो यह नाथ साहित्य से संबंध है। भरथरी जलमधीपाव नामक जो कवि हैं, ये नाथ साहित्य से संबंधित है। प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की पुस्तक कुछ नीति कुछ राजनीति में किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो भाषणों का इसमें संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र की पुस्तक कुछ नीति और कुछ राजनीति में भाषणों का संग्रह है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? तो दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं संकलित है। ये दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र कवि। तो सप्तक से भी प्रश्न आते हैं कि किस सप्तक के कौन कवि हैं। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? तो यह उपन्यास श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास कौन है? तो भीष्म साहनी के द्वारा रचित तमस उपन्यास, जिसमें भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो भारतीय आर्य भाषाओं के परिवारों का मूल स्रोत जो भाषा है वह है वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत 3 प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग व्यंग के लिए हुआ है, व्यंग अर्थ में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? तो नाट्य शास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा से पूर्व 2वीं शताब्दी में इस ग्रंथ से हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? तो उनका दुर्लभ बंधु नामक नाटक है जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि श्रीधर पाठक को माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर नागेंद्र भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी।
अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो बूंदी का राजवंश, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रावृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रावृत्त विषयक रचनाएं संकलित है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इनके नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदुकृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? तो भारत दुर्दशा ये सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां है? तो ये संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां है, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति। अगला प्रश्न है भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप मौखिक रूप होता है। अगला प्रश्न है भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी का समर्थन किया। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वाक्य विज्ञान, जो भाषा विज्ञान के खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भीष्म साहनी को तमस, इनकी जो रचना है इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तमस से ही संबंधित एक और प्रश्न भी हमने पहले देखा था। अगला प्रश्न है भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो भोजपुरी यह बिहार प्रदेश की बोली है। अगला प्रश्न है मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक यह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा प्रदान किया जाता रहा है। अगला प्रश्न है मंडियाली का संबंध किससे है? तो मंडियाली का संबंध पहाड़ी से है। प्रश्न है मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य है। अगला प्रश्न है मनी कौल की फिल्म सतह से उठता आदमी किस कवि पर बनी थी? तो सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध पर बनी थी। और इस फिल्म के किसने लिखा था? तो मनी कौल। अगला प्रश्न है मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो कलकत्ता से मतवाला पत्र का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? तो रसराज मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ ग्रंथ है। अगला प्रश्न है मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक 1946 का संपादन किसने किया था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक का संपादन किया था। अगला प्रश्न है मधुशाला किस विधा की रचना है? तो मधुशाला ये कविता विधा की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है। अगला प्रश्न है मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में फारसी भाषा को मान्यता मिली हुई थी। प्रश्न है
मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? तो माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता नामक कहानी है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? एक खाने आकाश नाई नामक कहानी में, जो कि मन्नू भंडारी का है, इसमें नौकरी करती हुई एक लड़की के परिवार के लिए वो किस प्रकार से मरती और खपती है और उसके दर्द को इस कहानी में उकेरा गया है। कौन सी कहानी में? एक खाने आकाश नाई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनमंथ नाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो क्रांति युग के संस्मरण, ये मनमंथ नाथ गुप्त के संस्मरणात्मक कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा में वर्ष 1881 से प्रारंभ हुए केसरी पत्र के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक केसरी पत्र के संपादक थे सन 1881 में। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित है? तो इनकी 4 कृतियाँ महादेवी वर्मा की यामा में संकलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा कृति पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना प्रयाग में की? तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महादेवी वर्मा साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि के नाम के साथ महाप्राण की उपाधि जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कौन सी कृति है? तो अंधा युग वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति है, जिसमें महाभारत की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाभोज किसकी रचना है? तो महाभोज यह रचना मन्नू भंडारी की है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।